स्वागत है आप लोगों का। अभी आज भी आरसीसी पढ़ाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को मैंने बता दिया टाइप ऑफ आरसी सेक्शन, यानी रेनफोर्स बीम सेक्शन कैसे कैसे होते हैं वो चीज़ मैंने बता दिया। और एक्स से ग्रेटर देन होगा कि इक्वल होगा या फिर लेस देन होगा एक्सी से, तो क्या किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा हमारा, ये चीज़ हमने बता दिया। आज डिस्कस करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिस्कस करने के बाद यहाँ से फिर आपकी कहानी स्टार्ट होती है मेन आरसीसी वाली, कि मोमेंट कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जिसको हिंदी में प्रतिरोध आघूर्ण बोलते हैं, वो चीज़ बताएंगे। और उसके देखते हैं टाइम रहा तो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे। और बाकी आप लोगों को करते रहिएगा बुक से, कहीं से भी जैसे भी डेटा मिले, जो डेटा मैं बता रहा हूँ उसी में चेंज कर करके आप लोग कर सकते हैं। चलिए तो आज डिस्कस करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसको एम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एम आर, और इसका हिंदी हो जाएगा प्रतिरोध आघूर्ण। प्रतिरोध आघूर्ण हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो जो एम आर इक्वल टू होगा, एम आर इक्वल टू हो जाएगा फोर्स। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को पता होगा कि मोमेंट इक्वल टू क्या होता है। मोमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी जी, यही होता है ना। ऐसे यहाँ पर भी होगा फोर्स इंटू, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी जी जो है उसको हम लीवर आर्म के नाम से जानते हैं, लीवर आर्म। अच्छा लीवर आर्म हो गया। अब ज़रा इसका फ़ोटो बना लेते हैं, फिर इसका मोमेंट हम निकालेंगे, रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे क्या क्या है। एक डायग्राम बनाते हैं हम, बीम सेक्शन बनाते हैं, उसका स्ट्रेस डायग्राम बना देंगे। इतना काम करेंगे। ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस हमारा, न्यूट्रल एक्सिस हो गया हमारा। और इसके बाद ये बी हो जाएगा, ये कैपिटल डी आपको पता ही है कि टोटल कैपिटल डी हो जाएगा। उसके बाद ये एरिया ऑफ स्टील हो जाएगा, यहाँ पे AST हो जाएगा। और AST के बीच सेंटर लाइन से जो डायग्राम जाएगा, एक यहाँ से लाइन जाएगा, इन्हीं के बीच में हमारा बनेगा क्या, स्ट्रेस डायग्राम। यहाँ से डॉट डॉट कर देता हूँ कि आगे कहीं तक हमारा सिग्मा ST, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं सिग्मा ST लिख रहा हूँ तब डॉट 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 कर रहा हूँ। अगर सिग्मा ST अपन M करूँगा तब ये प्योर लाइन हो जाएगा, हमारा पूरी कंप्लीट लाइन हो जाएंगी। और ये ऊपर हमने लिख दिया सिग्मा CBC, और ये हुआ हमारा X, यहाँ से यहाँ तक का हुआ X, और ये रिमेनिंग कितना बचा हमारा D-X। खैर फिलहाल अभी इसके यूज हमें नहीं है। अभी बात करते हैं लीवर आर्म क्या हुआ। लीवर आर्म क्या हुआ इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है कि देखिए ये जो हमारा कैसा ट्रायंगल शेप है, तो इसमें कंप्रेशन, देखिए कंक्रीट है, ब्लॉक है, वो शेप में है कोई, तो उसका जो फोर्सेस लग रहा होगा किसी एक पॉइंट पे ही लग रहा होगा, मतलब उसका सेंटर ऑफ फोर्स कौन सा होगा, एक पॉइंट पे होगा। और यहाँ स्ट्रेस डायग्राम कैसा बन रहा है, ट्रायंगल शेप में बन रहा है। तो जो इसका सेंटर ऑफ फोर्स होगा, यानी कंप्रेशन फोर्स जो लगेगा, इसे कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये है कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो फोर्स लगेगा। और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसको T से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है, ये फोर्सेस है, ये कंप्रेसिव फोर्स है C, ये T जो है टेंशन फोर्स है। इसको ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल का सेंटर कितने पे होता है, ट्रायंगल का सेंटर होता है x/3 पे हो जाएगा कि नहीं होगा। अब देखिए इस वाले पॉइंट से यहाँ तक की दूरी जो ये होता है, इसी को बोलते हैं लीवर आर्म। यानी कि टेंशन फोर्स और कंप्रेशन फोर्स के लगने वाले बिंदुओं के बीच की दूरी को बोलेंगे लीवर आर्म। समझ में आया। टेंशन फोर्स और कंप्रेशन फोर्स के लगने वाले बिंदुओं के बीच की दूरी को बोलते हैं लीवर आर्म। लीवर आर्म कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस कितना है D, और जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, स्मॉल d। जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा स्मॉल d। तो स्मॉल d स्मॉल डी होगा। तो स्मॉल डी में से
माइनस कर देंगे। अगर देखो इतना चीज़ें हमें पता है, यानी ये टोटल पता है डी है, डी में से अगर ये ऊपर वाली चीज़ यानी x/3 माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, हमारा लीवर आर्म आएगा। तो लीवर आर्म आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लीवर आर्म जिसको मैं हमेशा LA से रिप्रेजेंट करूँगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो लीवर आर्म इक्वल टू हो जाएगा, लीवर आर्म क्या हुआ फिर से समझ लेते हैं। लीवर आर्म जो हुआ वो है हमारा कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट ऑफ कंप्रेशन फोर्स एंड टेंशन फोर्स, यानी टेंशन फोर्स जो लग रहा है यानी तनन बल जो लग रहा है और संपीड़न सामर्थ्य जो लग रहा है, उन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, उनके बिंदुओं के बीच, जिस बिंदु पे लग रहा है उन बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगी वही इसी को बोलेंगे लीवर आर्म। अब आप बोलेंगे सर जैसे इसका ट्रायंगल आपने बनाया तो इस वाले का ट्रायंगल के सेंटर पे क्यों नहीं दिखा रहे हैं भैया? ये जो यहाँ पे देखिए ये है ना, ये बार होता है, बार कैसा होता है, गोल होता है, इसके सेंटर पे ही तो निकाल रहा हूँ। जैसे कंक्रीट है तो कंक्रीट के सेंटर पे कहीं निकाल रहा हूँ कि कितना हो रहा है, ये इसका CG हुआ। अब ये बार है तो बार का CG यहीं पे बीच में होगा ना, चलिए इतना बड़ा मान लो बार हो गया हमारा, तो इस बार का CG यहीं सेंटर पे होगा ना, तो यही CG यही हुआ इसका। तो CG वाली ही लाइन तो ये गई है, CG पे ही तो फोर्स निकाल रहा हूँ, तो इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, CG पर ही है। अब ऐसा मत करने लग जाना कि इसके बीच में से यहाँ एरो निकाल के फिर बोलो कि सर यहाँ लगेगा, अरे ऐसा नहीं है। फोर्स लगेगा जो मटेरियल होगा उनके बीच में लगेगा ना, तो मटेरियल कितनी दूर में हमारा, इतनी ही दूर में है ना, यानी इसके डायमीटर में ही सेंटर होगा, उसी में लगेगा। उसके डायमीटर का सेंटर हमने यहाँ निकाल दिया T। इस वाले का सेंटर हमारा बीम सेक्शन, अब जो हमारा कंक्रीट सेक्शन है उसका साइज बहुत बड़ा है, तो उसका सेंटर हो जाएगा रेक्टेंगल से में जो हमारा स्ट्रेस डायग्राम बन रहा है उनके बीच में हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्या, स्ट्रेस डायग्राम, ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम होगा उसमें हो गया। और एक चीज़ और देखिए, सिग्मा ST लिख रहा हूँ, दैट्स वाई यहाँ पे डॉटेड नहीं किया हूँ, सॉरी डॉटेड किया हूँ। अगर सिग्मा ST अपन M कर देता तब ये प्योर लाइन कर देता मैं, ठीक। तो उसका मतलब हो गया स्ट्रेस एट द लेवल, मतलब स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील, स्टील के लेवल पे कंक्रीट में कितना स्ट्रेस जनरेट होगा वो चीज़ होता है जब M से डिवाइड करते हैं तब। अभी M से डिवाइड नहीं किए हैं तो वो सीधे स्ट्रेस इन स्टील हो गया। और एरिया आपको इसका AST लिखा ही हूँ। नंबर आप बार के ऊपर डिपेंड करता है, कितने बार यूज किए गए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब चलिए लीवर आर्म कितना हो जाएगा, अभी बताया मैं, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता है स्मॉल d, ये स्मॉल d। और उसके बाद ये थोड़ी सी दूरी हमें ट्रायंगल के सेंटर, देखिए ट्रायंगल जो होता है उसका सेंटर कहाँ होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये CG बोल दिया तो इसका CG यहाँ से यहाँ पर कितनी दूरी पे होता है, अगर टोटल ये x डिस्टेंस मान लूँ, ये टोटल x डिस्टेंस मान लूँ, ये डिस्टेंस ये वाली दूरी कितना होगा, ये x/3 होता है कि नहीं। और नीचे रिमेनिंग कितना हो जाएगा, यहाँ से आता है का 2x/3, ये रिमेनिंग हो जाता है 2x/3, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का 2x/3 हो जाएगा। अब इसको दोनों को अगर जोड़ दूंगा तो x आ जाएगा, तो वही होता है CG हमारा। CG पे जो टॉप से डिस्टेंस होगा वो होगा x/3 पे, और नीचे वाला ये। अब यहाँ से यहाँ तक कमा लीजिए, हमें तो पता था लेकिन ये वाला नहीं पता था ना, तो इसलिए वो लीवर आर्म के लिए ऐसा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, लीवर आर्म निकालते हैं, फिर ज़रा कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। तो लीवर आर्म कितना बताया मैंने, D माइनस कितना है x/3, ये हो गया हमारा लीवर आर्म, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स की बात कर लेते हैं। कंप्रेशन फोर्स यानी कि संपीड़न सामर्थ्य, संपीड़न सामर्थ्य जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट किया हूँ, कैपिटल C से, ध्यान देंगे कैपिटल C। तो कैपिटल C इक्वल टू हो जाएगा, कितना होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया होगा कि नहीं, किसका एरिया, एरिया ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का एरिया, और स्ट्रेस भी किसका है, कंक्रीट का। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे स्ट्रेस लिख दो तो आप लोग स्टील का, तब तो सारा काम ही गड़बड़ हो जाएगा। तो C इक्वल टू हो जाएगा हमारा C इक्वल टू हो जाएगा फोर्स, ये देखिए कंप्रेशन फोर्स C इक्वल टू हो जाएगा हमारा स्ट्रेस कितना है, देखिए यहाँ पे सिग्मा CBC स्ट्रेस है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक। अब जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पे आके कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, हो रहा है ना 0 स्ट्रेस। जबकि स्टील वाले में ऐसा नहीं कि स्टील बढ़ते जा रहा है घटते जा रहा है, स्टील का लेवल यहीं तक है, इतनी दूर में ही है, इतनी दूर में फोर्सेस T लग रहा है तो वो T ही रहेगा, वो घट रहा है बढ़ रहा है ऊपर जाने पर, ऐसा नहीं है।
और जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हमेशा कैसा फोर्सेज होता है, कंप्रेशन फोर्स, ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में बता दिया है। लीवर आर्म जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस होगा उसके नीचे कैसा होगा, टेंशन फोर्स होगा। इतनी चीज़ें हमें याद होगी तो हमें डेरिवेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमें फार्मूला भी हमेशा याद रहेगा। तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, देखो सिग्मा CBC है। अब देखिए एक चीज़, जब दो चीज़ें हमें पता होती है अनिश्चित, मतलब उसका एरिया नहीं फिक्स होता, तो हम क्या करते हैं, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। दो फोर्सेस होते हैं तो दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, मतलब दोनों का एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद ही तो हम यूज करते हैं ना। एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो सिग्मा CBC + 2 यानी क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स करते हैं। तो यहाँ सम कितने होंगे, 1 2 ही है, यानी सिग्मा CBC + 2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, यानी कि कितने लगे हुए थे फोर्सेस, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज वैल्यू निकल जाएगा, +0/2। तो ये क्या हुआ, हमारा एवरेज स्ट्रेस निकल गया। एवरेज स्ट्रेस निकल गया क्योंकि टॉप पे स्ट्रेस कुछ और था, कंप्रेसिव स्ट्रेस। जैसे जैसे न्यूट्रल एक्सिस की तरफ जा रहा था मैं घटते जा रहा था। उसी तरह से अगर कोई बोल दे कि इसके बीच में निकाल, इधर कहीं भी निकाल दो और ये डिस्टेंस दे देगा, तो इसी तरह आप निकाल सकते हैं कि कितना आने वाला है बीच में। और ये कंपटीशन का है, बीच में कंपटीशन देने जब जाओगे तो बीच में भी कभी कभी पूछ लेता है कंप्रेशन फोर्सेस कितना होगा, उसके साथ साथ वैल्यू आपको देगा। ऐसा नहीं होगा कि इसी तरह से दे देगा आप निकालिए। इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट, देखिए एरिया कितना, लंबाई चौड़ाई गुणे गहराई कर देंगे ना, चौड़ाई गुणे गहराई, तो B × X कर देंगे, B × X कर देंगे, ठीक। ये हो गया। अब ये हमारा इतना हुआ। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। C = देखिए 0 को ख़त्म कर सकते हैं कि नहीं, कोई मतलब नहीं उसका रखने का। तो सिग्मा CBC/2 × B × X, ये क्या हुआ हमारा, कंप्रेशन फोर्स हुआ। ये हुआ हमारा कंप्रेशन फोर्स। यहाँ पे चीज़ें समझाने की जरूरत तो है नहीं। B हमारा क्या है, विड्थ ऑफ सेक्शन है, जो बीम होगा उसका विड्थ है, चौड़ाई है। और X क्या है हमारा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। अब वो क्रिटिकल वाला है कि एक्चुअल वाला है, वो जब न्यूमेरिकल करेंगे उस टाइम पे हमें कैसा यूज करना है वो चीज़ हम देख लेंगे। अब देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, MR। ये जो फोर्स निकाला हूँ, कंप्रेशन फोर्स निकाला हूँ, तो किसकी तरफ से, फ्रॉम कंप्रेशन साइड से निकाला हुआ हूँ, इसलिए ये पहला वाला हमारा लाइन ये हो जाएगा हेडिंग, फ्रॉम कंप्रेशन साइड। इसके हिसाब से मैंने ये चीज़ें कैलकुलेट कर दी। तो MR = मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस = हमने पहले ही लिखा है फोर्स × लीवर आर्म। क्या लिखा हूँ, फोर्स, तो यहाँ फोर्स मतलब C हो जाएगा, C × लीवर आर्म, C × लीवर आर्म हो जाएगा। तो देखिए C हमारा क्या है यहाँ पे, C अभी हमने निकाला सिग्मा CBC/2 × B × X, ये हो गया, इंटू लीवर आर्म करना है। तो लीवर आर्म की वैल्यू कितना है, D-X/3 ये हुआ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और आप लोगों को पता होगा कि मोमेंट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है न्यूटन mm हो जाएगा, या फिर किलो न्यूटन मीटर कर दूं तब भी सही है, न्यूटन mm कर दूं तब भी सही है। न्यूटन mm करेंगे तो हमारा जो वो आएगा, वैल्यू आएगा, बड़ा आएगा। और किलो न्यूटन में कर देंगे 1000 से डिवाइड करने के बाद तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, 10⁶ से डिवाइड करने के बाद तो छोटा हो जाएगा। इस चीज़ को मैं अभी आपको बताऊंगा। न्यूटन mm से किलो न्यूटन मीटर में चेंज करेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे, या फिर किलो न्यूटन मीटर से न्यूटन mm में चेंज करेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे। तो देखो ये हमारा कंप्रेशन साइड की तरफ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल गया, नोट डाउन कर लेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड बोल दूं या फिर बोल दूं कंक्रीट की तरफ से। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बात कर लेंगे, देखिए कंप्रेशन साइड के लिए कैलकुलेट कर लिया, अब बात करेंगे टेंशन साइड से कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास स्पेस है, इतने में हो जाएगा। दूसरा जो है फ्रॉम टेंशन साइड बोल दूं या फिर बोल दूं कि स्टील की तरफ से। तो देखिए ये जो कैपिटल टी है क्या है हमारा, टेंशन फोर्स है। और यहाँ पे सी जो था हमारा क्या था, कैपिटल सी जो था हमारा
वो था कंप्रेशन फोर्स, यहाँ लिखा भी है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ लिखा हुआ है तो बताने की जरूरत नहीं। टेंशन फोर्स हो गया। अब टेंशन फोर्स T इक्वल टू कितना होगा, यहाँ भी होगा स्ट्रेस इन स्टील, स्ट्रेस इन स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील, यही होगा ना, स्ट्रेस इन स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील। T इक्वल टू हो जाएगा, दो तरीके से टेंशन फोर्स निकाल सकते हैं, एक तो मैंने सिग्मा ST वाला कर दिया तो इसी तरह से डायरेक्ट निकल जाएगा, एक मैं बाई एम कर दूँ तो यहाँ भी बाई एम हो जाएगा, इंटू एम हो जाएगा, उससे भी निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा, सिग्मा ST इंटू एरिया ऑफ स्टील कितना हो जाएगा, AST। तो ये किसका होगा, टेंशन फोर्स हो गया। या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे, देखिए सिग्मा ST स्ट्रेस इंटू एरिया कर देते तो हमारा फोर्स निकल जाता, ये हो गया। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर मैं यहाँ पे इसको AST लिखा रहता और इसे बाई एम कर देता और ये लाइन कंप्लीट हो जाती, तब भी हम निकाल सकते थे, सेम आने वाला है। देखो कैसे, ये क्या होगा, सिग्मा ST अपान एम हो जाएगा इंटू एम AST हो जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा ST इंटू AST। सेम वैल्यू आ रही कि नहीं, चाहे ऐसे कर लूँ चाहे वैसे कर दूँ, बात हमारा सेम आने वाला है। क्योंकि कुछ लोग कन्फ्यूज होंगे, सर इससे पहले आप बाई एम करके करते थे, मॉडुलर रेशियो से डिवाइड करते थे, इसमें बिना डिवाइड किए हुए हैं, तो लोग डिवाइड करके भी कट होके यही आने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं है करने से। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल देते हैं, MR इक्वल टू हो जाएगा क्या, T इंटू लीवर आर्म हो जाएगा। तो लीवर आर्म तो एक बार निकाल लिया वही फिक्स है, किसके लिए, सिंगली बीम के लिए, डबली बीम वाले में चेंज हो जाएगा, दो बार निकालना पड़ जाएगा, लीवर आर्म उसमें 2 हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ लीवर आर्म एक ही है। तो टेंशन फोर्स हमारे पास सिग्मा ST इंटू AST मिल गया है, इंटू कर देंगे क्या, लीवर आर्म हमारा कितना है, D माइनस x/3, लीवर आर्म हो जाएगा हमारा D माइनस x/3, ये हो गया हमारा MR, इसको MRT भी बोल सकते हो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड, इसको MRC भी बोल सकते हो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे बोलना चाहते हैं। ये होगा क्या, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड, हो गया ना। इसमें आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर ही दिया था, ये कैसे कैसे आया सारी चीज़ें बता दिया। दोबारा रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं, टाइम बीतेगा, उसे आप रिवाइज करके वीडियो देख सकते हो कि कैसे कैसे सर ने बताया, वही चीज़ आपको करना है। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग पूछ सकते हो कि ये वाली चीज़ें नहीं समझ में आई, इसको फिर से बता दीजिए, आप फिर से बता देंगे। अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक ही पे आ गया है, कहीं कटपिट नहीं है, तो इसको इरेज करूँगा मैं और आगे देखते हैं क्या बताना है। फिगर रहने देंगे, फिगर का ज़रूरत पड़ेगा अभी हमें। अब देखिए ज़रा, मैंने जो कल नेक्स्ट वीडियो से प्रीवियस वाले वीडियो में बताया हुआ था टाइप ऑफ RC सेक्शन वाले में, उसके हिसाब से देख लेते हैं कौन कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, कैसे कैसे होगा। जैसे पहली बात कर लें बैलेंस सेक्शन की, यानी संतुलित बैलेंस सेक्शन, संतुलित खंड कैसा है, संतुलित खंड, हिंदी में भी बोल दे रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। संतुलित खंड इसको अगर हिंदी हो गया तो इसमें क्या होगा, जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे ना, दोनों साइड से निकाल सकते हैं, मेरे ऊपर डिपेंड करता है टेंशन साइड से निकालूँ कि कंप्रेशन साइड से निकालूँ, तो दोनों में से कोई एक फार्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। दोनों लगा दोगे तब भी सेम वैल्यू आने वाली है। तो MRT यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड इक्वल टू सिग्मा ST इंटू AST इंटू D माइनस x/3, इससे भी निकाल सकते हैं। और MRC सिग्मा CBC/2 इंटू B इंटू x D माइनस x/3। देखिए टेंशन साइड वाला फार्मूला तो इजी है, लेकिन कंप्रेशन साइड वाले में थोड़ी से ज़्यादा याद करना पड़ेगा, या फिर जिनको डेरिवेशन आ गया है कैसे कैसे आया तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें तो फार्मूला याद नहीं रहता, हम तो ऐसे ही कर लेते हैं, एक बार कर लिया फिर उसके बाद याद हो जाएगा, जैसे अभी किया याद हो गया, ऐसे आप लोग भी करोगे आप लोगों को भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
अब बात कर लें दूसरा बैलेंस सेक्शन के लिए, सॉरी बैलेंस का तो हो गया, और इसका मोमेंट जो यूनिट होगा कैसा होगा, न्यूटन mm और किलो न्यूटन मीटर में लिखेंगे, न्यूटन mm और किलो न्यूटन मीटर में लिखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंस सेक्शन के, उसको अंडर रेनफोर्स सेक्शन के, यानी अल्प प्रबलित थरनखंड, अंडर रेन फोर्स सेक्शन। अच्छा एक चीज़ बताना आप लोग, अंडर रेन फोर्स सेक्शन जिसको URS भी बोलते हैं, इसको URS भी बोलते हैं शॉर्टकट में URS। जब अंडर रेन फोर्स सेक्शन होता है तो इसका मतलब क्या है, अल्प प्रबलित है, यानी कि इसमें जो स्टील की मात्रा है कम है, स्टील की मात्रा कम है, यानी कि स्ट्रक्चर हमारा फेल किस में होगा, स्टील में फेल होगा। अब मैंने पहले दिन बताया था जिसमें फेल होता है हम कोशिश करते हैं कि उसी साइड से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल दें, हमारा ईजी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे MR फ्रॉम टेंशन साइड निकालेंगे, जो एक ही फार्मूला में निकल जाएगा, MRT। कौन सा फार्मूला लगेगा, MRT लगेगा, यानी कि सिग्मा ST इंटू AST D माइनस x/3, ये वाला फार्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं जल्दी से। या फिर देखिए एक फार्मूला यूज करना है तो इससे हो जाएगा, और कंप्रेशन साइड से भी निकाल सकते हैं, फ्रॉम कंप्रेशन साइड, ये टेंशन साइड वाला है। फ्रॉम कंप्रेशन साइड कैसे निकालेंगे, देखिए कंप्रेशन साइड से ऐसे हो जाएगा, MRC इक्वल टू हो जाएगा C इंटू, यानी सिग्मा CBC की जगह C लिख रहा हूँ, और C कैपिटल स्मॉल c है, स्मॉल c मतलब कि स्ट्रेस इन कंक्रीट, एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट, चलिए इसे CA लिखता हूँ, एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट हो जाएगा इंटू बाई 2 इंटू B इंटू x D माइनस x/3, वही सेम फार्मूला है, चेंज नहीं होने वाला है, बस यहाँ पे C कैलकुलेट करना पड़ेगा। और C कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज़ बताते हैं अभी। CA क्या हुआ, CA का उससे पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुके हो आप, मैं बस स्मॉल c लिखता था, यहाँ पे CA लिखा हूँ, तो वही वाली चीज़ है, एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट। एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट हमारा यानी वास्तविक संपीड़न प्रतिबल है CA। अब CA कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे अभी कंप्रेशन साइड से निकालता था, अगर ये वाला फार्मूला सीधे CBC लिखता था, वही वाली चीज़ है, लेकिन अंडर रेनफोर्स वाले केस में क्या बताया था मैंने कि जो हमारा XC होता है वो ग्रेटर देन XA होता है, और इसमें क्या होता है जो सिग्मा CBC होता है वो ग्रेटर देन C हो जाता है, CA बोल दो इसको, और जो हमारा ST होता है वो T के इक्वल हो जाता है। यही चीज़ बताया था मैंने, ये नोटिफिकेशन आपको नोट था जो नोट करके लिखवाया हुआ था मैंने नेक्स्ट प्रीवियस वाले वीडियो में। अब CA कैलकुलेट करेंगे कैसे देख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ CA, कैलकुलेशन ऑफ CA करेंगे तो CA कैलकुलेशन आप करेंगे तो वो कैसे करेंगे उस चीज़ को देख लेते हैं। देखिए स्ट्रेस डायग्राम का हम यूज कर लेंगे, यहाँ पे सिग्मा CBC जो है उसको इरेज करके यहाँ पे लिख देता हूँ क्या CA, इसको CA लिख देता हूँ। तो जैसे हम आप लोगों को क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए बताया हुआ था, उसी तरह से यहाँ से इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, वही सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करके स्ट्रेस डायग्राम में, फिर उसे हम कर लेंगे बाय सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। सिंगुलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या है वो आप लोग जानते हो अच्छे से, मैंने एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। तो CA अपान XA हो जाएगा, CA अपान X हो जाएगा इक्वल टू सिग्मा ST बाई M अपान, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये आपको पहले से पता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका हो जाएगा D माइनस X हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये D माइनस X, ये हो गया। अब यहाँ से हम CA कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब ये वाला CA कैलकुलेट करेंगे इसी फार्मूला में रख देंगे तो सेम टू सेम वैल्यू आएगा, चाहे टेंशन साइड से निकालें चाहे कंप्रेशन साइड से निकाल लें। इसी तरह से ओवर रेनफोर्स वाले में देख लेते हैं, ये समझ में आ गया कैसे किया कि यहाँ पे C लिखा CA एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस है ये,
जो सिग्मा सीबीसी नहीं है, यानी कि अपने अभी परमिसिबल स्टेज पे नहीं पहुंचा हुआ था। जब स्टील फेल हुआ है तो कंक्रीट अपने परमिसिबल स्टेज पे नहीं पहुंचा हुआ है, तो ये वाला केस लगाएंगे। अभी अंडर रेनफोर्स के लिए ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। मेन आपको ये होना चाहिए कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन में मैं ये वाला यूज कर लूँगा, एक ही बार में आ जाएगा। अदरवाइज अगर कंप्रेशन साइड से निकालना चाहते हो, टाइम है तो इसे भी निकाल लो। पहले यहाँ से सी ए निकालना पड़ेगा, ये सी ए इसमें रख देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर सही आएगा। ठीक, अब देखते हैं ओवर रेनफोर्स वाले के लिए। ओवर रेनफोर्स सेक्शन। अब ओवर रेनफोर्स सेक्शन के केस में क्या होता है, एक्स ए ग्रेटर देन एक्स सी होता है कि नहीं, एक्स ए ग्रेटर देन एक्स सी होता है ना। जब होता है तो देखते हैं क्या होता है। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो ये एक्स रखते हैं ना, वो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस रखते हैं। फार्मूला में भी वही रखेंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ, फार्मूला में भी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस रखेंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, जब केवल एम आर निकालने की बात आई तो हमेशा कौन सा रखेंगे, एक्स ए वाला रखेंगे। और जब डिजाइन करेंगे तो वहाँ पे कौन सा रखेंगे, एक्स सी वाला रखेंगे। अभी डिजाइन आपको बताया नहीं हूँ, तो अभी हर जगह कंफ्यूज नहीं होना कि सर फार्मूला में एक्स ए रखें या एक्स सी रखें। तो हमेशा आपको एक्स ए रखना है, यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस रखना है। एक्स इक्वल टू कौन सा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस रखना है, याद रखना। क्रिटिकल वाला नहीं रखना है, एक्स सी वाला नहीं रखना है फार्मूला में, हमेशा एक्स ए वाला। जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला फार्मूला बताया हूँ, वहाँ भी जो एक्स है कौन सा रखेंगे, एक्स ए वाला रखेंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वाला। देखिए ये वाला कंडीशन होता है। और इस केस में क्या हुआ, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, यानी स्टील हमारा क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है, यानी स्टील में हमारा स्ट्रक्चर फेल नहीं होने वाला है। फेल होगा किस में, फेल होगा हमारा कंप्रेशन वाले में, फेल होगा हमारा कंप्रेशन वाले में। तो कंप्रेशन में फेल होगा तो यानी कि कंक्रीट में फेल होगा, कंक्रीट में फेल होगा, यानी वो भंगुर में फेल विफल होगा। भंगुरता विफल बहुत खतरनाक होता है, यानी कि जो ब्रिटल मटेरियल हमारा फेल करता है वो खतरनाक होता है, सडन फेल हो जाता है, अचानक से गिरेगा। तो इसमें ये हो गया। और ओवर रेनफोर्स के केस में बता दिया मैंने कि कंक्रीट फेल होगा, कंक्रीट फेल होगा यानी कि सिग्मा सीबीसी जो होगा वो सीए के इक्वल हो जाएगा, यानी कि वो सीए जो होगा एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट जो होगा अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच जाएगा जब तक कि कंक्रीट नहीं पहुंचा, स्टील नहीं पहुंचा रहेगा। यानी कि सिग्मा एस टी अभी क्या होगा, ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, टी ए के, अगर इसे टी ए बोलूँ तो। ठीक, अब यहाँ पे देखिए फेल कौन सा हो रहा है, फेल क्या हो रहा है, यहाँ पे फेल हो रहा है कंक्रीट, कंक्रीट फेल हो रहा है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किधर से निकालेंगे, कंप्रेशन साइड से। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड, एक ही फार्मूला में निकल जाएगा। तो एम आर सी इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा सी बी सी बाई 2 इंटू बी इंटू एक्स इंटू डी माइनस एक्स बाई 3। ये अगर चलिए इससे एक फार्मूला से निकल गया। अब आप पूछेंगे सर जैसे पिछले वाले में बता रहे थे कि सी ए के वैल्यू निकाल देंगे और कंप्रेशन साइड से भी फोर्स निकाल लेंगे तो एम आर टी के इक्वल ही होगा, यहाँ भी होगा, काहे परेशान हो रहे, करवा रहा हूँ ना और कर दें। तो देखिए फ्रॉम टेंशन साइड करता हूँ, फ्रॉम टेंशन साइड करूँगा तो देखिए एम आर टी इक्वल टू हो जाएगा टी ए इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स बाई 3। ये हो जाएगा टी ए इंटू ए एस टी डी माइनस एक्स बाई 3 हो जाएगा। अब सेम फार्मूला यहाँ वही वाली अप्लाई करनी है। देखिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो सी ए होगा सिग्मा सी बी सी के इक्वल हो जाएगा, यानी डायरेक्ट सिग्मा कौन सा स्ट्रेस यूज करेंगे, सिग्मा सी बी सी वाला। तो यहाँ पे जो सी ए था यहाँ पे क्या कर देंगे, सेम सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यहाँ सिग्मा सी बी सी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये जो सिग्मा एस टी है, तो देखिए सिग्मा एस टी यहाँ पे क्या अभी ग्रेटर देन है, यानी कि टी ए तक ही एक्चुअल स्ट्रेस स्टील है। ये टी ए क्या हुआ बता देता हूँ, क्योंकि पता ना पिछले वीडियो आप लोग देखे हो कि नहीं देखे हो। एक तो ये भी तो शिकायत है आप लोगों की, एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील
आप लोग वीडियो सब देखा करो भाई, सबसे एक दूसरे से लिंक होता है। अब बताइए मैं इसी चीज़ को प्रीवियस चीज़ें बताते चलूँ, यहाँ पे बार बार बताते चलूँ तो टाइम लॉस होगा, जो आपका सिलेबस शायद कंप्लीट ना हो पाए, फिर दिक्कत होगी। तो इससे अच्छा है कि आप पिछला वीडियो देखें, उसमें सारी चीज़ें समझ लें, फिर यहाँ पर आके पूछें। क्योंकि बहुत बच्चों को मैंने देखा जो पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ था उस चीज़ों को लेकर तीसरे चौथे वीडियो में मेरे को पूछ रहे हैं कि सर ये कैसे है कैसे है। अब बताओ मैं पिछला चीज़ें बताते चलूँ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि आज जो वीडियो डाल रहा हूँ उसमें आप लोग देखो, उसके बाद जब इसका सेशन रखता हूँ डाउट वाला सेशन, उस टाइम पे पूछ लो आप लोग कहाँ से डाउट हो रहा है, क्या डाउट हो रहा है, उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि यहाँ से चीज़ हो। अब ये करोगे कि एक हफ्ता बाद पूछो तो मेरे को थोड़ा अजीब सा लगेगा कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, फिर मुझे भी पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। पढ़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ये हो जाएगा यहाँ पे TA, ये यहाँ पे हो जाएगा TA। तो यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, TA, यहाँ से TA कैलकुलेट कर लेंगे और इस TA की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और ये MRC और MRT क्या हो जाएगा, इक्वल आएगा। ठीक, इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों साइड से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। बस क्या करना पड़ेगा, ये एक 2-3 लाइन का एक आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा अगर अपोजिट साइड से कैलकुलेट करना चाहेंगे तब। जैसे यहाँ कंप्रेशन में फेल हो रहा था तो मैंने बोला था टेंशन साइड से कंप्रेशन साइड से निकाल लो, तो डायरेक्ट ये फार्मूला निकाल दोगे, निकल जाएगा। लेकिन अब आपको थोड़ा सा क्रिएटिव हो तो सोचोगे कि थोड़ा देख लेते हैं, सर ने बताया है कहीं यूज होता भी है कि बस ऐसे ही हवा में बता दिया मज़े मज़े में। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे आप। तो यहाँ से पहले यहाँ से TA निकालेंगे, तब उसके बाद ये टेंशन साइड वाला फार्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर TA की जगह TA का वैल्यू जो यहाँ से कैलकुलेट किए रहोगे आप वो रखना है। और नोट करके लिख लो आप लोग एक चीज़, आपको हमेशा और हमेशा जो x की वैल्यू रखनी है फार्मूला में, x की वैल्यू जो रखनी है फार्मूला में कौन सा रखेंगे, x से, यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वाला रखेंगे। क्योंकि वास्तविक में कितना लोड लग रहा है वो निकाल रहे हैं ना हम, तो इसलिए एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वाला रखेंगे। चाहे सेक्शन कैसा भी हो, ओवर रेनफोर्स हो, अंडर रेनफोर्स हो, बैलेंस सेक्शन हो, कैसा भी हो, हमेशा हमेशा कौन सा रखेंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वाला रखेंगे। क्लियर हुआ। XC का यूज, जो XC है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, उसका यूज केवल और केवल हमें कंप्रेसर उसमें करना है, डिजाइन करते समय उसका यूज करना है, बाकी कहीं नहीं करना है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा और कुछ चीज़ें देख लेते हैं इसमें। एक चीज़ और, मैंने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप लोगों को बता तो दिया लेकिन इसका डेफिनेशन नहीं बताया। तो डेफिनेशन नहीं बताया तो डेफिनेशन समझ लेते हैं इसका क्या होता है। डेफिनेशन समझ लेते हैं इसका क्या होता है। देखिए डेफिनेशन इसका ये होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है ना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखिए उससे ही पता चल रहा है नाम से इसके, प्रतिरोध आघूर्ण, यानी कि क्या कर रहा है, आघूर्ण का प्रतिरोध कर रहा है, रोक रहा है, रजिस्ट कर रहा है। किसके लिए, जैसे मान लो किसी स्ट्रक्चर पे एक्सटर्नल यानी बाहर से कोई लोड लग रहा है, बाहर से लोड लग रहा है तो बाहर के लोड की वजह से उसमें आघूर्ण जनरेट होगा, मोमेंट जनरेट होगा। उस मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए इंटरनल मोमेंट जनरेट होता है, यानी बाहर से जो लोड लग रहा है उसकी वजह से मोमेंट जनरेट हो रहा है स्ट्रक्चर में, तो उसी मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए इंटरनली एक रेजिस्टेंस फोर्स या बोल दे रेजिस्टेंस मोमेंट जनरेट हो रहा है। वही जो रेजिस्टेंस मोमेंट होता है उसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि सीधे सीधी भाषा में समझे तो बाहर से लगने वाले फोर्सेस की वजह से उत्पन्न आघूर्ण को रजिस्ट करने के लिए, प्रतिरोध करने के लिए स्ट्रक्चर के अंदर से एक इंटरनल मोमेंट जनरेट होता है, उसी इंटरनल मोमेंट को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है। चलिए एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, डिजाइन कांस्टेंट। डिजाइन कांस्टेंट की बात कर लेते हैं, यहीं पे ख़त्म कर देंगे उसको भी। देखिए डिजाइन कांस्टेंट में क्या हुआ, जैसे MR है ना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है ना, MR को हम ऐसे भी लिख सकते हैं QBD²। Q क्या है, डिजाइन कांस्टेंट, डिजाइन कांस्टेंट। Q की वैल्यू कितना होता है, Q की वैल्यू होता है सिग्मा CBC/2 इंटू K इंटू J, ये होता है सिग्मा CBC K इंटू J। अब K क्या है और J क्या है, ये क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट है या डेप्थ कांस्टेंट बोलते हैं इसको।
डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट है ये, या आप इसको डेप्थ कांस्टेंट बोल दे तब भी चलेगा। तो इनकी वैल्यू कितना होगा, तो के इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स सी अपान डी, एक्स सी अपान डी बोल दें, या फिर देखिए एक्स सी का वैल्यू क्या होता है, एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी अपान एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, ये हो गया आपका एक्स सी अपान डी। अब बताओ ये डी से ये डी कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं बचा क्या, तो एम सिग्मा सी बी सी अपान एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपका के का। तो के की वैल्यू कौन सी याद करनी है, एम सिग्मा सी बी सी अपान एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, ये वाली वैल्यू आपका के का वैल्यू याद करना है। बची बात जे, जे का कैसे करेंगे, जे इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस के बाई 3, इतना ही है। और इसका यूज कब करना है, इसका यूज करना है डिजाइन करते समय, डिजाइन करते समय इसका यूज करना है, हमने अभी बता दिया, कोई बात नहीं याद कर लेंगे। क्यू बी डी स्क्वायर, बी क्या है आपका, स्मॉल बी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, बी वही है आपका विड्थ ऑफ सेक्शन ही है, बी आपका विड्थ ऑफ सेक्शन ही है, ठीक। तो वहाँ से डिजाइन कांस्टेंट हो गया, क्यू का वैल्यू। अच्छा हाँ, ये चीज़ याद रखना, ये जो इतनी चीज़ें रखा है ना, बहुत जल्दी भूलता है ये चीज़ें, ये चीज़ों को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, जेई का एग्ज़ाम जब आप दोगे या एई का एग्ज़ाम दोगे, जो एई का देंगे एई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई का जो देंगे जेई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसमें के का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल देता है, कभी कभी के का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल देता है, जे का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल देता है, क्यू का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल देता है, या फिर बोल देगा कौन सा फार्मूला लगे, के क्यू के लिए कौन सा फार्मूला है, के के लिए कौन सा फार्मूला है, जे के लिए कौन सा फार्मूला है, ऑप्शन दे देगा, वहाँ से कैलकुलेट करना है। अब जरा हम इसके न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, न्यूमेरिकल देखेंगे, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले पे। इसमें जितनी चीज़ें डिस्कस करनी थी आई थिंक सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं, बाकी बीच में जैसे जैसे आता रहेगा उस चीज़ को हम बताते रहेंगे कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल, एक इरेज कर देते हैं इसको। चलिए न्यूमेरिकल एक देखते हैं इसका कैसे करना है। क्वेश्चन देख लेता हूँ और गिवन डेटा क्या क्या है वो चीज़ देख लेता हूँ। पहले गिवन डेटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम स्टेटमेंट बोलूँगा, क्वेश्चन बोलूँगा, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। पहले गिवन डेटा क्या है उसको देख लेते हैं। अभी ज़रा प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, सीख रहे हैं चीज़ों को, तो गिवन डेटा से ही करते हैं स्टार्ट तो अच्छा रहेगा। इसमें दिया हुआ है, इसका विड्थ दिया 300 mm, ठीक। इसकी टोटल डेप्थ दे दी हमें 800 mm, टोटल डेप्थ दे दिया 800 mm। में 4 नंबर ऑफ बार लगे हुए हैं, 4 नंबर ऑफ बार हैं, 4 नंबर्स, 20 mm डाया, 4 नंबर है और 20 mm इसका डायमीटर है, 4 नंबर एंड 20 mm डाया है। और M20 और Fe415 ग्रेड का स्टील और कंक्रीट यूज किया गया है। Fe415 का स्टील है, M20 ग्रेड का कंक्रीट है, ठीक। कल भी यही वाला चीज़ें था, जो प्रीवियस वीडियो था उसमें भी यही चीज़ें था। इसका अभी स्ट्रेस डायग्राम बना लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी दे रखा है, यानी कि जो इफेक्टिव डेप्थ दिया, इफेक्टिव कवर दिया है, इफेक्टिव कवर 50 mm दिया हुआ। इतनी चीज़ें दी हुई है। चलिए ये चीज़ें हम अपने से बनाए, ये नहीं दिया हुआ था, इतना चीज़ें दिया हुआ है। उसका बाद बताइए M20 के लिए आप लोग खुद कैलकुलेट करोगे। M20 के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मॉड्यूलर रेशियो कितना होगा, M20 के लिए मॉड्यूलर रेशियो M का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप लोग कैलकुलेट करना है। इसका वैल्यू आएगा 13.33, तो इसको हम 13 ले लेंगे, ठीक। और सिग्मा CBC की वैल्यू कितना आएगा, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, M20 में 20 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 6.67 आएगा, जिसको 7 न्यूटन प्रति mm इसका ले लेते हैं। और CBC सिग्मा ST की वैल्यू जो होगा
Fe415 के लिए 229.87 कुछ होता है, तो मैं उसको 230 लेता हूँ, 230 न्यूटन प्रति mm। अब थोड़ा कुछ आप भी काम करें, बाकी मैं चीज़ें डायरेक्ट लिखूंगा। अब इसे आप खुद कैलकुलेट करोगे, बुक जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप कैलकुलेट करोगे कैसे ये आया और कैसे ये आया। ठीक, इतनी चीज़ें हमें चाहिए होता था, ये चीज़ें निकल गई। और एरिया आप स्टील निकालना है, उसको भी निकाल लेते हैं। 4 इंटू यानी नंबर ऑफ क्या होता है, n इंटू π/4 होता है, इंटू 5 का स्क्वायर होता है। तो देखिए 4 नंबर है, π/4 हो गया, इंटू 20 का स्क्वायर है, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। AST इक्वल टू हो जाता है आपका 1256.6 न्यूटन mm स्क्वायर। देखिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे ना, आपको हर डायमीटर का कितना एरिया आता है ये आपको याद हो जाएगा। जैसे हमें याद हो रखा है कि इसका स्क्वायर करेंगे 4 नंबर अब 12 तो इतना होगा, 3 होगा तो कितना होगा, ये चीज़ें याद है। 3 होगा 936 हो जाएगा, इसी तरह से याद है ना, करते रहिए। अगर एक ही बार यूज किया गया है तो 3 से 14 हो जाएंगे, या ऐसी तरह से सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, करते रहिएगा आप। अब 1256.6 है तो इसको मैं फिगर आउट करके ले लेता हूँ, सिंपल सा हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। 1256 mm स्क्वायर ले लेते। और कोई चीज़ चाहिए होगा हमें कैलकुलेशन करते समय? अब चाहिए होगा हमें एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस चाहिए होगा। सबसे पहला काम करेंगे, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेंगे। पहला क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, फार्मूला हमें पता है, x इक्वल टू m सिग्मा CBC इंटू डी अपन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, ये हमें पता है। चलिए रखते हैं इसमें, m का वैल्यू 13, CBC का वैल्यू 7 इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा। डी का वैल्यू देखिए यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। स्मॉल ये क्या दिया हुआ अभी, कैपिटल डी है ना, नीचे तक है, तो डी इक्वल टू हो जाएगा 800 माइनस 50, क्योंकि 50 इफेक्टिव कवर हमें दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 750 mm हो जाएगा। आप इसे कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना आएगा। ये आएगा 212.66 mm। ये मैंने कैलकुलेट कर रखा हुआ है, तो मुझे पता है कितना आएगा। फिर भी आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना, हो सकता है आप लोगों को कुछ अलग आ जाए। दूसरा करेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। देखिए दूसरा करेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि कितना होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। गर्मी बहुत है, क्या ही बताएं। चलिए एक्चुअल डेप्थ ऑफ BXA स्क्वायर अपन 2 इक्वल टू MAST D माइनस XA, वैल्यू रखते हैं कितना है, 300 है, इंटू XA स्क्वायर है अपन 2 करेंगे, इक्वल टू M की वैल्यू कितना है 13 इंटू 1256, डी का वैल्यू कितना है 750 माइनस XA, इतना हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 150 XA स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर डिवाइड कर देते हैं। देखिए 150 हो जाएगा, नहीं 2 कम 2, ये 150 हो जाएगा। ये हो जाएगा 13 6 अपन 150 750 माइनस XA, तो XA इक्वल टू हो जाएगा 108.9 108.9 कर देते हैं। चलिए 85 ही रहने देते, छोड़िए। और अंदर 750 माइनस XA हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं, ये स्क्वायर था ना, तो XA स्क्वायर सारा चीज़ें सॉल्व करके एक साइड में कर देते हैं, ताकि हमारा एक आइडियल इक्वेशन बन सके। उसके लिए एक आइडियल इक्वेशन बन सके, उसके लिए करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा कितना 108.85 XA, ये माइनस टर्म वाला है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला टर्म है इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 8164
0 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा, इसमें मल्टीप्लाई किया 750 का, तो इतना आ गया इस तरह से। आइडियल इक्वेशन से कंपेरिजन करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a इक्वल टू कितना 1, b इक्वल टू कितना 108.85, c इक्वल टू कितना 81640। अब हम श्रीधराचार्य का फार्मूला यूज करेंगे, बाई श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य मेथड यूज कर लेंगे, उससे निकाल लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है श्रीधराचार्य का, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। इंक थोड़ा कम हो गया है, डाल लेते हैं। चलिए देखते हैं अब। x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 108.85 प्लस माइनस रूट में 108.85 का स्क्वायर, x इक्वल टू माइनस 108.85 प्लस माइनस रूट में 108.85 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 81640 इंटू 81640। कैसा है माइनस का टर्म, माइनस वाला देखिए यहाँ पे माइनस में आया हुआ है पहले, क्योंकि यहाँ पे माइनस में, तो ये भी माइनस में आया हुआ है, तो माइनस माइनस में रखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अपान क्या होगा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 1 इक्वल टू हो जाएगा 108.85 प्लस माइनस रूट में, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा कितना होगा 338408, 338408.32 अपान 2। x इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, इसका जब रूट निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, इसका रूट निकालेंगे 108.85 प्लस माइनस 581.72 अपान 2। अब देखिए एक बार माइनस वाला टर्म्स लेके करेंगे, एक बार प्लस वाला टर्म्स लेंगे यहाँ के लिए। तो माइनस वाला लेंगे तो माइनस 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 में टर्म्स आएगा, पॉजिटिव वाला लेंगे तो हमारा x की वैल्यू जो होगा, x की वैल्यू सही आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा माइनस 108.85 प्लस 581.72। ये माइनस है, ये प्लस है, ध्यान देना, माइनस प्लस करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 200, यह आ जाएगा 236.44 mm। ठीक है, ये इतना आ जाएगा, इतना आ गया हमारा x से, और x से कितना आया हुआ है इतना। ये सारी चीज़ें होंगी, इनको हम करेंगे थोड़ा इरेज, और इनको लगते हैं एक साथ ताकि हमारा थोड़ा डिस्टेंस बचे, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे आगे की चीज़ें। देखिए x इक्वल टू हमारा है 212.616 है mm में, और x इक्वल टू हो गया 236.44 mm। तो अब ये बताना x इज ग्रेटर देन xc है कि नहीं, x से बड़ा है, तो कैसा हुआ हमारा ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो गया, ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो गया। ये ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो गया, तब मूवमेंट किस साइड से निकालते हैं, हेंस mr। ओवर रेनफोर्स हुआ, ओवर रेनफोर्स किस केस में क्या फेल होता है हमारा, कंक्रीट फेल होता है, तो किसकी तरफ से निकालेंगे, MRC करेंगे। तो सिग्मा CBC अपान 2 इंटू बी इंटू एक्स डी माइनस एक्स बाई 3। और यहाँ पे x कौन सा, ए वाला बोला था ना मैंने फार्मूला में, x से यूज करेंगे, यानी ये वाला 236 वाला यूज करेंगे। चलिए
तो MRC इक्वल टू हो जाएगा 7/2 इंटू बी का वैल्यू 300 इंटू एक्स का वैल्यू 236.44 ब्रैकेट में 750 माइनस 236.44 अपान 3। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो MRC इक्वल टू आपका आ जाएगा 166.63 किलो न्यूटन में आएगा। किलो न्यूटन में किया हुआ हूँ, अगर mm में करना होता है MRC इक्वल टू हो जाएगा 166.63 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। आपका जो वैल्यू आएगा ना न्यूटन में पहले आएगा, उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, किलो न्यूटन में। पहले ये आएगा, उसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे, इतना आएगा। ये 63 के बाद 00 ही नहीं आएगा, बाकी डिजिट भी था तो मैंने बस इसको डायरेक्ट किया हुआ था, तो 10⁻6 से कैलकुलेटर में डिवाइड कर दिया था, तो हमारा इतना वैल्यू आया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट इतना लिख दिया है। ये तो हो गया कंप्रेशन साइड से, जो एक ही फार्मूला निकल जाता था। अब एक बार देख लेते हैं टेंशन साइड से, है ना, वो भी आपको कन्फर्म हो जाए यहीं पर। टेंशन साइड से करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम टेंशन साइड। तो देखिए हमें क्या चाहिए, MRT इक्वल टू क्या होगा टेंशन साइड के लिए, TA इंटू AST D माइनस XA/3 बोला था ना कि TA हो जाएगा। अब TA यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो TA कैलकुलेट करेंगे, तो TA कैलकुलेट करने के लिए मैंने इधर देखिए, इधर कर लेंगे ऊपर। कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा सिग्मा CBC अपान XA यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो TA/m अपान में क्या हो जाएगा हमारा D माइनस XA, सारा चीज़ें रखते हैं। 7/236.44 इक्वल टू TA कैलकुलेट ही करना है 13/750 और माइनस 236.44। यहाँ से TA कैलकुलेट करेंगे, मैंने कैलकुलेट कर रखा है, मैं डायरेक्ट दिख रहा हूँ, आप लोग इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितना आ रहा है। मेरा TA आया 197.65। 197.65 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, इसको इसमें रख देते हैं। MRT इक्वल टू हो जाएगा 197.65। AST की वैल्यू 1256 आपने पहले भी कैलकुलेट कर रखा है। D की वैल्यू 750 माइनस X की वैल्यू 236.44 अपान 3। अब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो MRT इक्वल टू आपका सेम इतना ही आएगा। पॉइंट में डिफरेंट आ सकता है, पॉइंट का यानी 63 के बाद डिफरेंट आएगा, तो उससे नहीं मतलब, ये इतना ही आएगा 166.63 किलो न्यूटन इंटू 10⁻6 न्यूटन mm आएगा। इसे किलो न्यूटन में काउंट करने के लिए 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे, 166.63 ये किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। इस तरह से MRT देखिए टेंशन साइड से भी कैलकुलेट कर लिया और कंप्रेशन साइड से भी कैलकुलेट कर लिया फ्रॉम कंप्रेशन साइड। हेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड तो MRC लगाया हमने, फार्मूला लिए लगाया, सारी चीज़ें हमने पुटअप किया। X की वैल्यू हमेशा मैंने बोल दिया कि X वाली रखनी है। ऐसी चलिए टेंशन साइड से देखिए, इतने में कंप्रेशन साइड से जिसमें फेल हो रहा था अगर उसी साइड से निकाला तो हमारा बड़ी जल्दी आ गया, इतने में कंप्लीट हो गया। जबकि दूसरी से अपोजिट साइड जाएंगे तो थोड़ा हमारा कैलकुलेशन लंबा हो जाता है, थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है। तो यहाँ से पहले TA निकालेंगे, उसके बाद हम इस वाले फार्मूला में रखेंगे तो हमारा सेम टू सेम वैल्यू आने वाला है। डिफरेंट होगा तो पॉइंट में, यानी कि 166 तो आना ही आना है, उसके बाद डिफरेंट आएगा, पॉइंट में कुछ डिफरेंट आ सकता है। कैलकुलेट आपको लोग करोगे तो खुद ही पता चल जाएगा थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। उससे नहीं मतलब आप किधर भी साइड से कर सकते हो। आप फिलहाल प्रैक्टिस करना दोनों साइड से करने का, ठीक, ताकि आपको कोई एक फार्मूला भूल गए कि मतलब किससे करना है, वो वाला फार्मूला भूल गए, दूसरा वाला याद है तो फटाक से इस तरह से करके कर सकते हो। जैसे मान लो MRC वाला फार्मूला आप भूल गए, कैसे करते हैं भूल गए, अब MRT वाला आपको याद है तो यहाँ से TA निकालो, फटाक से कर दो, कंप्लीट हो जाएगा आपका सेक्शन। और कभी कभी पेपर में पूछ सकता है कि टेंशन साइड और कंप्रेशन साइड दोनों से निकालें, और ऐसा किस में आता है, SSC JEE के मेंस में आता है। टेंशन साइड और कंप्रेशन साइड दोनों साइड से पूछता है, ठीक। आई थिंक आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग इसके रिवाइज करना, यहाँ से डेटा चेंज करना, क्वेश्चन सॉल्व करना कि कितना आ रहा है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, कुछ डेटा बोल देता हूँ, क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूँ, आप लोग करना है इसको।
ये 500 ही रहने देते हैं, इसे कर देते हैं 700, ठीक। और ये बोल देता हूँ मैं 350। 4 नंबर ऑफ बार की जगह मैं कर देता हूँ आपको 5 नंबर ऑफ बार है। 20 mm डाया की जगह आपको कर देता हूँ 18 mm डाया का बार। 18 क्या, चलिए 20 ही रहने दीजिए, करिए, निकालिए कितना आता है, सारी चीज़ें कैलकुलेट करिएगा। Fe4on-M20 है, Fe4on-5 ही रहने दो, आप इतने से ही फ़िलहाल कैलकुलेट करो कितना आता है, फिर उसके बाद बताना कि कितना आता है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक। इसे आप खुद कैलकुलेट करेंगे, इतना गिवन डेटा होगा, बाकी सारी चीज़ें तो आप निकाल ही सकते हो। इतने से मैं भी किया, आप लोग भी इतने से ही करोगे, ठीक। आज के लिए क्लास ओवर करते हैं, थैंक यू।